हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। यहाँ पर हम देखेंगे सी-टेट का जो 2014 में पेपर हुआ था। तो आपका यही काम होना चाहिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं आप भी उन सभी पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए। क्या पता इन्हीं सब सेट में से 2-4 क्वेश्चन डिटो आपके उठा के एग्जाम में पूछ दे, तो बेहतर होगा कि आपको उस टाइम अगर ये सारे क्वेश्चन का आंसर याद रहेंगे तो आपको एग्जाम में थोड़ा कम बर्डन पड़ेगा और चीज़ों को कवर आप आराम से कर सकते हैं और गलतियाँ करने की संभावना भी थोड़ी कम हो जाएंगी। चलिए देखते हैं, ये जो पेपर है वो 2014 का पेपर है और ये हम सॉल्व करेंगे सीडीपी वाला पोर्शन। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे उपेक्षा की जाती है कि अर्थात सीबीएसई कहती है कि आप किस प्रकार से प्रगतिशील कक्षा में बच्चों का समाजीकरण कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं। आप खुद को एक टीचर के रूप में देखिए, समझिए और बच्चों का समाजीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। वे समय नष्ट करने वाली, जब भी आप एक टीचर के पद पर रहेंगे तो कभी भी आप समय नष्ट करने वाली आदतों इत्यादि का त्याग करने के लिए या फिर इस तरीके की कोई बात नहीं कहेंगे कि आप अच्छी श्रेणी प्राप्त करो। ये प्रगतिशील शिक्षा की जो है विशेषता नहीं होती है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे जो हैं वो एक्टिव होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तीसरा है बिना प्रश्न उठाए, बिना प्रश्न उठाए ये आपका निगेटिव है। कुछ ऑप्शन ही आप काट सकते हैं। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अर्थात कोई भी बच्चा है, अगर वो किसी वंचित पृष्ठभूमि से आ रहा है तो आप जिस तरीके से आप उसको ज्ञान दे रहे हैं और वो डिट्टो उसी ज्ञान को एब्जॉर्व करे तो ये भी आपका निगेटिव होता है। जब बच्चा अपना दिमाग लगाएगा और वो खुद एक्टिव रहेगा तो वो ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग होगा। तो यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में आपका यही आंसर सही है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल को सीखें। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो पारस्परिक शिक्षण जो है वो वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य का यानी कि जो असाइनमेंट है इस प्रकार निर्माण किया गया है कि वे प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करती है। कोहलबर्ग ने कुल 3 नैतिक विकास के चरण बताए और 3 चरण के अंतर्गत उन्होंने 2-2 करके 6 उप चरण के बारे में बताया है। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा किसी प्रभावी तरीके से सीख रहा है और वो किसी भी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे तो इस प्रकार का जो नैतिक विकास है वो कोहलबर्ग के अनुसार संकेत करेगा व्यक्तिक और विनिमय की ओर वो संकेत करेगा। व्यक्तिक और विनिमय का मतलब यह है कि पूर्व औपचारिक चरण यानी कि 2 में है और वो बिना किसी के कोई किसी का हेल्प नहीं कर रहा है, सब अपने अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्तित्व की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह क्या कर रही है? तो वो जो है देविका स्वायत्ता को कर रही है, स्वायत्ता की भावना को विकसित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। फिर आया प्रगतिशील शिक्षा, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, क्लास सक्रिय होना चाहिए। तो कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये आपका निगेटिव है क्योंकि क्लास आपका प्रगतिशील शिक्षा में क्लास आपका जो है वो प्रजातंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। आगे है, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है। जिज्ञासा जो है वो बच्चों के स्वभाव में निहित होती है, तो ये भी निगेटिव है। विद्यार्थियों में कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए, यह भी निगेटिव है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आगे है, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। तो जो अफेसिया है वो भाषा अवबोधन से संबंधित एक प्रकार का विकार होता है। 7वां प्रश्न है, आलोचनात्मक दृष्टि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत दिया किसने था, तो हार्वर्ड गार्डनर ने
हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था और इन्होंने कुल 9 प्रकार की बुद्धि को बताया है। पहले इन्होंने कुल 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था। 9वां बुद्धि इन्होंने अस्तित्ववादी को जोड़ा है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार 9वां बुद्धि कौन सा है, तो अस्तित्ववादी है, और 8वां बुद्धि पूछे तो प्रकृतिवादी होता है। तो यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो ये जो है आपका शोध आधारित नहीं है। यहाँ पर प्रगतिशील विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। यही स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट होते हैं वो हर एक एरिया में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, न कि एक एरिया में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आगे है 8वां प्रश्न। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत में विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, या फिर यह 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो यहाँ पर नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में बुद्धियों का मापन संभव नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। 9वां है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद क्या है। तो जब भी व्यक्तिक विभेद क्लास में होता है तो हम उसको कभी भी निगेटिव नहीं लेंगे। तो लाभकारी नहीं है, हानिकारक है, अनुपयुक्त है। तीनों ऑप्शन गलत है। यह जो है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षण संस्थानों से कोई मतलब नहीं है, सभी विद्यालय के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से संबंधित नहीं है। तो मतलब यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से डिफरेंट कौन सा है तीनों से, उसको चूज करना है। प्रश्नोत्तर सत्रों का संगठन ये काम कौन करेगा, टीचर करेंगे। किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया कौन लेंगे, टीचर लेंगे। प्रश्नोत्तरी क्विज कौन संचालित करेंगे, टीचर करेंगे। जबकि स्व आकलन का काम कौन करेगा, तो स्टूडेंट करेगा। और यही चौथा ऑप्शन आपका अलग है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से कौन सा प्रश्न आपके विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कभी भी मूल्यांकन करने का तात्पर्य एक बच्चों को वर्गीकृत करना नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट। पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट मैच का निर्णायक क्षण सिर्फ पूछ लेने से वो बच्चा सृजनशील कभी भी नहीं हो सकता है। जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु नई पका विधि को लिखना, जब हम लिखेंगे तो ये अनुप्रयोग नहीं कहलाता है। यही अगर कहता कि सिर्फ पकाना तो हम कह देते कि वो अनुप्रयोग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है लिखने की, तो ये अनुप्रयोग नहीं है, अर्थात चौथा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरा कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सकते हैं। मान लीजिए आप एक टीचर के ओहदे पर हैं और आप कोई वंचित समूह से विद्यार्थी आया है, मतलब जिसको कि फिजिकली, इकोनॉमिक्सली सब तरीके से वो पिछड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के बच्चे को आप किस रूप में देखेंगे जिससे कि वो आपकी क्लास में सक्रिय भूमिका निभा सके और वो भी सफल हो सके। आप उसकी सफलता हेतु उसकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित करेंगे। शिक्षक की रुचि विकसित करने से स्टूडेंट कभी भी रुचि नहीं दिखा सकता है। अपने लक्ष्य को महसूस करें ताकि बच्चों को अन्य बच्चों से प्रायः तुलना हम यहाँ पर बच्चों की आपस में नहीं करेंगे। इस बात पर बल देना कि आपकी उससे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो जब भी कोई वंचित बच्चा आता है तो हम यह विश्वास करेंगे कि वह बच्चा भी सफल हो सकता है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो ऑटिज्म एक विकासात्मक विकार का उदाहरण है। प्रमस्तिष्कघात होता है और जो न्यून अवधान सक्रिय विकार है यह भी होता है। जो तनाव है यह किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। यह जो है तनाव जो है वो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्न में से किससे संबंधित है। सार्वभौमिक अधिगम से, उपचारात्मक से,
यह जो है वो विभेदित अनुदेशन से संबंधित है। ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है कि यह विभेदित अनुदेशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। तो जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट होता है वो नेतृत्व भी करता है और क्लास में अतिरिक्त उत्तरदायित्व को भी ग्रहण करता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। समावेशी कक्षा में जो मूल्यांकन होता है समावेशी कक्षा में केंद्रित होता है विद्यालयों में, तो वो है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण करें। केवल निर्योग्य नहीं होंगे। इस जो समावेशी कक्षा होती है उसमें योग्य बच्चे निर्योग्य बच्चे दोनों को इंक्लूड करके क्लासेस चलाई जाती हैं। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों से अच्छा है कि हम संपूर्ण कक्षा की कीमत पर यानी कि जिसको जो जो ज़रूरतें हैं उसी के साथ में लेकर के नियोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आगे बढ़े। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। 18 नंबर प्रश्न है, बच्चों में सीखी गई निस्सहाय का कारण क्या हो सकता है? तो जब आप ये सोच लेंगे यानी कि शिक्षक ये सोच लेगा कि बच्चे जो हैं कभी सफल नहीं हो सकते हैं, तो बच्चों के अंदर एक निगेटिविटी आ जाती है और वो जो है अपने आप को निस्सहाय महसूस करते हैं। तो पहला ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। 19 नंबर प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावकों को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। जब भी कोई बच्चा बार बार फेल होता है, बार बार असफल होता है, तो आपका दायित्व है कि उसके पेरेंट्स से बात करें और बोले कि वो जो है अध्यापक के घनिष्ठ संबंध में रहे, अध्यापक के पास बैठे, जिससे कि अध्यापक उस बच्चे पर भी नज़र रख सके कि आखिरकार वो बच्चा जो है असफल हो क्यों रहा है और वो उसका उपचार कर सके। इस प्रकार से पहला ऑप्शन करेक्ट है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? समस्या समाधान को इनसाइड यानी कि अंतर्दृष्टि बाधित नहीं करता है। 21 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? वह बच्चों की पाठ समझने में स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है कि पूर्ण रूप से न पढ़ने की आदत को विकसित करना। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट है कि जब भी हम बच्चों से सारांश लिखवाते हैं तो इसका यही मतलब होता है कि वो पाठ को समझ लिए और अपनी शैली अपने शब्दों में उस जो पाठ उन्होंने पढ़ा है उसकी अभिव्यक्ति कर सके। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। 22वां प्रश्न है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है वहीं दूसरा बच्चा उसे द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्न में से कौन से समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो दोनों जो है वो विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्न में से किस प्रकार से संबंध को स्पष्ट करता है? जब भी परीक्षा में आप तनाव की निष्पत्ति को स्पष्ट करता है, जैसे जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम भी अपने आप को फ्रस्ट्रेट महसूस करते हैं, तनावग्रस्त महसूस करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसा मेरा एग्ज़ाम जाएगा। तो वो जो है आपकी संज्ञान भावना को स्पष्ट करता है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। 24 नंबर प्रश्न है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो यह उपशामक उपाय है। कभी भी ऐसी कोई कंडीशन आपकी नहीं हो सकती है और आराम महसूस करने के लिए आप नहीं कहेंगे। ये तो हमारा निगेटिव हो गया। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्णय करता है, तो ये तो आपका पॉजिटिव है, इसको छोड़ते हैं। विद्यालय को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श है। तो विद्यालय का कोई भविष्य से रिलेटेड है नहीं। इस कार्य को केवल शब्द आपका निगेटिव होता है, मतलब दूसरा ये ऑप्शन क्या है, राइट है कि जब भी आप एक अध्यापक है निष्पत्ति प्रगति द्वारा एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। इस टॉपिक में अगर वो विद्यालय प्रक्रिया से परामर्श के लिए बेहतर यही हो सकता है कि वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करें।
25 नंबर प्रश्न है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति मिल सके, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूति, स्नेही तथा स्नेह, तो जब भी आप कोई भी कलाकार रहेगा तो वो स्नेह तो रखेगा ही, सहानुभूति तो रखेगा ही, तो ये तो पॉजिटिव है। हमें ढूंढना है निगेटिव। उस रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिससे कि वह प्रफुल्लित हो सके। जाहिर सी बात है, जब आप कोई एक्टिंग करेंगे, कोई रंगमंच पे कोई कलाकारी करेंगे तो कोशिश यही करेंगे कि सामने वाला आपसे खुश रहे और हम भी वो चीज़ करने में अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करें, तो ये भी पॉजिटिव है। संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंधित साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से चौथा और पहले दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। फिलहाल इसका जवाब मैं पहला ही मार रही हूँ क्योंकि आपके आयोग ने इसका आंसर पहला ही दिया था। पहले उन्होंने चौथा आंसर दिया था और उसके बाद फाइनल आंसर की में पहले वाले आंसर को चूज़ किया गया है। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? यह स्टेटमेंट मैस्लो का है और मैस्लो ने कुछ एक सिद्धांत दिया था, मांग का सिद्धांत। मांग के सिद्धांत में इन्होंने 5 स्टेज के बारे में बताया है कि किस प्रकार से मांग का सिद्धांत पूरा होता है और लास्ट में इन्होंने आत्मसिद्धि को महत्व दिया था। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। परीक्षणों की संख्या बढ़ाने से बच्चे प्रेरित नहीं होंगे। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ावा व सहायता देना, ये तो पॉजिटिव है। समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर हम टिके नहीं रहेंगे और कालांश की अवधि को हम नहीं बढ़ाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि यह जो है अधिगम हेतु सहायक हो सकता है कि अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ाया व सहायता दिया जा सके। आगे है 28 नंबर, परिपक्व विद्यार्थी कौन है? अर्थात मैच्योर विद्यार्थी कौन है? इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। जो मैच्योर स्टूडेंट होता है उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, ये तो निगेटिव है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। जी हाँ, जो आपके प्रतिभाशाली स्टूडेंट होते हैं, मैच्योर स्टूडेंट होते हैं, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है। वो भी चाहते हैं कि कभी कभी उनके अंदर जो है भावनाओं की प्रबलता हो, भावनाएं उनके अंदर भी होती हैं, सहायता उनको भी चाहिए होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहार परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो यहाँ पर वो जो है विभेद एवं एकीकरण के लक्षण उससे मिलते हैं, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि तीसरा ऑप्शन भी है कि विकास जो है वो विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न रूप से होता है, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि उसकी मांसपेशियाँ एवं गर्दन जो है टाइट हो जाती है, मतलब वो स्कूल में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो वहाँ पर विभेद एवं एकीकरण के लक्षण प्रकट होते हैं। विकास के चौथा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तात्मक को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए उनके भाई सहोदर भाई बहनों का होता है, तो गोद लिए हुए बच्चों का सेम नहीं होता है आईक्यू लेवल। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है, तो यहाँ पर लिखा है नहीं करता है, मतलब ये भी निगेटिव है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता। जी, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। चौथा स्टेटमेंट भी राइट रॉन्ग है, मतलब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि आनुवंशिक बुनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मक को प्रभावित करती है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इस प्रकार से सीडीपी का आपका 2014 का पेपर सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम ईवीएस का पेपर सॉल्व करेंगे इसी 2014 का।